नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों पर सीएम धामी ने लगाया विराम। मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे को बताया व्यक्तिगत दौरा। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए गए थे राजधानी। तेईस मार्च को धामी सरकार कार्यकाल के 3 साल पूरे। प्रदेश भर में आयोजित होंगे कार्यक्रम। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री धामी ने कृषि विभाग की समीक्षा की। एग्रीकल्चर विभाग के आला अधिकारी रहे मौजूद। किसानों के मुद्दों पर की गई चर्चा। चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण शुरू। पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। दर्शन के लिए भी टोकन सुविधा होगी लागू। और बद्रीनाथ धाम ढका बर्फ की सफेद चादर से। आसपास का नजारा हुआ बेहद खूबसूरत। तापमान में गिरावट से ठंड बरकरार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे के दौरान राज्य के भीतर मंत्रिमंडल विस्तार की चल रही खबरों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विराम लगा दिया है। सीएम धामी ने कहा कि उनका दिल्ली दौरा व्यक्तिगत दौरा था और वो किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। नहीं, इस बार मंत्रिमंडल की बात नहीं हुई है, क्योंकि इस बार मैं व्यक्तिगत कार्यक्रमों में गया था और मुझे कुछ समारोह में भी शामिल होना था कुछ जगह पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम पद पर अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उनकी सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ने इन 3 साल में राज्य के विकास के लिए कई ऐसे कठोर कदम उठाए जो भविष्य के लिए ऐतिहासिक होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता कानून हो, सख्त भू कानून हो या फिर सख्त धर्मांतरण कानून हो, सभी राज्य के लिए ऐतिहासिक हैं। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के विकास के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में उनकी सरकार जनहित के लिए काम करती रहेगी। देखिए, 3 साल का कालखंड हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने अनेक विकास के कार्य आगे बढ़ाए हैं, नए काम भी शुरू किए हैं और पूरे देश के अंदर विकास के मानकों पर भी उत्तराखंड सरकार 2024 के नीति आयोग की रैंकिंग में पहले नंबर पर आई है। बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी हुई है। निवेश बड़ी मात्रा में उत्तराखंड के अंदर आया है। रोजगार का सृजन हो रहा है। अनेक नवाचार के काम आगे बढ़े हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय इन 3 सालों में लिए गए हैं, चाहे वो पूरे देश के अंदर देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करना हो या नकल विरोधी कानून लागू करना हो। और नकल विरोधी कानून पूरे देश के अंदर एक ऐसा कानून उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू हुआ जो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कृषि, बागवानी, सहकारिता, रेशम पालन, सगंध पौधा केंद्र, गन्ना और चाय उत्पादन बोर्ड के अधिकारी मौजूद थे। सीएम धामी ने किसानों को ज्यादा लाभ और उनकी परेशानियों के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि मौसम विभाग के अनुसार तैयारियां करें ताकि किसानों को फसलों में नुकसान न हो, किसानों को होने वाली हानियों से बचाया जा सके। उन्होंने लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण करने में देरी न करें।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि L1 स्तर पर शिकायतों के निस्तारण को लेकर 36 दिन की समय सीमा दी गई है। अगर उससे ऊपर समस्या का निदान नहीं होता है तो फिर जवाबी कार्रवाई में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिस स्तर की समस्या है उस स्तर पर अधिकारी को समस्या का समाधान करना चाहिए, न कि उसे पेंडिंग रखना चाहिए। समाधान करके और 36 दिनों से अधिक होने पर अगर वो शिकायत वहाँ से निस्तारित नहीं हुई है तो ऐसे मामलों को हमने गंभीरता से लिया है और जिन विभागों में ज़्यादा पेंडेंसियाँ हैं उसको भी बहुत गंभीरता से लिया है और सभी को 100 को देने का, क्योंकि हम जनता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। और मैंने कहा है कि जिस स्तर पर समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए वो समस्याएं उसी स्तर पर समाधान की ओर जानी चाहिए, उनको उससे ऊपर के स्तर पर नहीं आना चाहिए। उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई को लेकर जहां विपक्षी दल सरकार पर सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन लगातार कार्रवाई को अंजाम देने में लगा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि में ऐसे किसी भी अवैध निर्माण को मान्यता नहीं दी जाएगी जो नियम विरुद्ध हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक देवभूमि से एक भी अवैध निर्माण हटा नहीं लिया जाता। ये हमने पहले ही कहा था कि जितने भी अवैध अतिक्रमण हैं, अवैध निर्माण हैं, चाहे वो भूमि पर अवैध अतिक्रमण हो या अवैध मदरसे हों, वो देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर उनको मान्यता नहीं मिलेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई हमारी अनवरत रूप से जारी रहेगी जब तक कि ये पूरी तरह से जो है अतिक्रमण से मुक्त न हो जाए, अवैध जो स्थितियाँ हैं वो समाप्त न हो जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर प्रशासन द्वारा अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। किच्छा में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन की तरफ से 1 दर्जन से ज्यादा मदरसों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान कई मदरसे अवैध पाए गए और सील कर दिए गए। निरीक्षण के दौरान मदरसों में मौजूद व्यक्तियों का कोई पुलिस सत्यापन नहीं मिला और उनके द्वारा बताया गया नाम पता भी झूठा पाए जाने के बाद पूरा मामला संदिग्ध लग रहा है। किच्छा के गोकुल नगर में निरीक्षण के दौरान मदरसे पर मौजूद व्यक्ति बिहार का मिलने के बाद प्रशासन ने व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। लगातार इस बारे में निर्देश प्राप्त हो रहे थे कि जहां कहीं भी सरकारी ज़मीनों पर इस प्रकार के कोई अवैध स्ट्रक्चर, चाहे वो मदरसे के रूप में चल रहे हों या जिस भी रूप में चल रहे हों, उसको चेक किया जाए। यहाँ पे चेक किया गया है, कोई भी इस प्रकार के दस्तावेज इनके पास नहीं है जिससे इस प्रकार की गतिविधि को संचालित करने का इनके पास कोई अनुमन्य दस्तावेज हो। इसी क्रम में सील करके नोटिस दिया गया है और तदनुसार सरकारी ज़मीन प्रथम दृष्टया दृष्टिगोचर हुई है, उसमें भी आगे अग्रिम कार्रवाई विधि के अनुसार से की जाएगी। अधिकारी साथ में हैं, वो अभी जाँच कर रहे हैं। जो व्यक्ति मिला है वो यहाँ का नहीं है, ये तो तस्दीक हुआ है। और जो आधार में एड्रेस है और जो उसके द्वारा एड्रेस बताया गया है, प्रथम दृष्टया उसमें भिन्नता प्राप्त हुई, लेकिन ये जांच का विषय है। उसके बारे में क्षेत्र अधिकारी महोदय द्वारा स्वयं गोपनीय जांच की जा रही है, उसके बारे में उनके द्वारा ब्रीफ किया जाएगा बाद में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर प्रशासन द्वारा अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। किच्छा में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में प्रशासन द्वारा 1 दर्जन से ज्यादा मदरसों का निरीक्षण किया गया। कई मदरसे अवैध पाए गए। कुमायूं परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक रिद्धिम अग्रवाल ने आज हल्द्वानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने शहर के सत्यापन अभियान, साइबर क्राइम और बेसिक पुलिसिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर चर्चा की। आईजी रिद्धिम अग्रवाल ने कहा कि अवैध गतिविधियों को रोकने और अपराधियों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान को तेज किया गया है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे किराएदारों और बाहरी व्यक्तियों का सत्यापन अवश्य करवाएं, जिससे कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। उन्होंने साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और ये बताया कि पुलिस साइबर फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी और डिजिटल अपराधों पर कड़ी नजर रख रही है। इसके लिए उन्होंने कहा कि नागरिकों को भी सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक या फोन कॉल्स से बचने की सलाह दी गई है। सत्यापन ड्राइव्स हम बहुत रेगुलरली चलाते हैं, लेकिन ये भी बात सत्य है कि जो लोग यहाँ पर निरंतर रह रहे हैं उनके सत्यापन डेफिनेटली रेगुलरली हो जाते हैं। जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, चाहे वो लेबर के फॉर्म में हो, चाहे वो इनिशियली पर्यटक की तरह आए और यहीं पर रह गए,
इनकी सत्यापन वेरिफिकेशन में हमेशा समस्याएं रहती हैं। तो इसमें एक चीज और ये सहयोग जो है वो मैं आम जनता से ही चाहूंगी। अगर ठेकेदार हैं आप, कोई भी व्यक्ति निर्माण के दौरान किसी कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रहा है, इंश्योर करें कि उसकी लेबर फुली वेरीफाइड है। अगर पुलिस ने लेबर वेरीफाइड नहीं की है तो आप खुद वेरीफाई करवाएं। आप अपने घर पर हाउस मेड रख रहे हैं, डोमेस्टिक हेल्प रख रहे हैं, कई बार सोचते हैं पब्लिक के लोग कि कौन वेरिफिकेशन कराएगा और हमारे साथ ही क्या बुरा होगा। ये सोच नहीं होनी चाहिए। बात बुरे होने की नहीं है, बात यह है कि अगर कोई भी अनवेरिफाइड व्यक्ति है, अगर पुलिस की जानकारी में है तो वो भविष्य में भी क्राइम करने से डरेगा। बाजपुर में भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मनोज पाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आने वाली 27 मार्च को बाजपुर में भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें बीजेपी सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकार की जन उपलब्धि का लाभ लेने वालों को आमंत्रित किया जाएगा और 38वें खेलों में स्वर्ण पदक जिताने वाले बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान कई तरह के स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जिसमें उत्तराखंड की संस्कृति झलकेगी। कार्यक्रम के आयोजन को लेकर सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि कार्यक्रम को अच्छा बनाने के लिए सभी अपना सहयोग करें। जिनकी यात्रा दूसरे कार्यकाल के रूप में 3 वर्ष उनके पूरे हुए हैं, इसको हम सब लोग मिलकर एक महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। उसी नियमित बाजपुर में 27 तारीख को एक बड़े महोत्सव के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं, जिसमें जो भी हमने 3 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने नित्य नए आयाम स्थापित किए हैं, उनको लेकर हम सब लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। एक लोगों के अंदर भी इस कार्यक्रम के जारी होने के बाद उत्साह है और लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना स्नेही, अपनापन मानते हुए उनके कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर आने के लिए तैयार हैं। रुड़की पुलिस ने खुद को संत बनाने और भगवा चोला धारण करने वाले व्यक्ति को लाखों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। साथ ही गैंग के 3 अन्य फरार आरोपितों की पुलिस तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें, रुड़की पुलिस ने एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि गिरोह में हरियाणा और हरिद्वार के कई लोग शामिल हैं। जमीन के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड स्वामी दिनेशानंद भारती को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके 3 साथी अभी फरार हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है। यहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल जिंदल का खटीमा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। विकासखंड सभागार में हुए कार्यक्रम में खटीमा की सभी मंडलों के पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर जिला अध्यक्ष का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता भवन भट्ट द्वारा किया गया। अध्यक्ष कमल जिंदल ने कहा कि पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक हमारी पार्टी के प्रत्याशी की जीत होगी। पार्टी को हमको आगामी चुनाव में, चाहे पंचायत चुनाव, सहकारिता चुनाव और 2027 का चुनाव, हमारा लक्ष्य है इन तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, अजय भारतीय जनता पार्टी बने और पूरे जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटें आए, जिससे कि प्रदेश में हमारी सरकार। और अभी एक नया कार्यक्रम है, 3 साल हो गया हमारी सरकार को हुए, तो 22 तारीख से लेके 1 हफ्ते का हम लोग कार्यक्रम करेंगे। अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की पूरे देश में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। डोईवाला में भी लोधी समाज ने एक भव्य और विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें डोईवाला क्षेत्र के लोधी समाज के होनहार छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने के साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे इनकम टैक्स कमिश्नर अमरपाल सिंह लोधी ने कहा कि वीरांगना रानी अवंतिकाबाई लोधी के बलिदान को हम कभी नहीं भुला सकते।
मैं सबसे पहले तो आप सभी को वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश एक लंबे समय तक अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम रहा और समय समय पर अनेक महापुरुषों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने बलिदान दिए। उसी कड़ी में भारत को आज़ाद कराने के लिए सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी वो 1857 में हुई थी मेरठ से, और उसी क्रांति को पूरे भारत में आगे चल करके अनेक लोगों ने इसका नेतृत्व किया। सबसे पहले जिस महिला का बलिदान हुआ वो वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी थी। 20 मार्च 1858 को अंग्रेज़ों से लड़ते हुए आप शहीद हो गई थी और उसी के बाद अगले 90 सालों में हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो ऐसे महापुरुषों को नमन करते हुए यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। जो कार्यक्रम है ये हमारे जो बलिदान दिवस है अवंतीबाई लोधी जी का, उसका हम बना रहे हैं, उनका बलिदान दिवस बना रहे हैं। और इसमें कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। ये जो शहीद हैं वो सभी के हैं, पूरे देश के हैं, पूरे उत्तराखंड के हैं, पूरे जिला देहरादून के हैं, हर जगह के शहीद तो शहीद ही हैं। तो हम उनका जो है बलिदान दिवस यहाँ बना रहे हैं। हम सभी जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं उसका हमारा मेन उद्देश्य है कि हम लोग रानी अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस मना रहे हैं। 20 मार्च 1858 में इन्होंने रानी अवंतीबाई लोधी ने बलिदान दिया था। उनका बलिदान केवल लोधी समाज के लिए ही नहीं था बल्कि पूरे भारत देश के लिए था। देश की आज़ादी में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं सभी से ये अपील करूँगा कि जो बलिदान हमारी रानी अवंतीबाई लोधी ने दिया है और जिस प्रकार से देश को हमारी आज़ादी दिलाई है, हम सब लोग मिलकर अपने शहीदों को याद करें। सल्ट विकासखंड में भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर की ओर से विश्व गौरैया दिवस पर झिमार में बैठक कर एक स्थानीय ग्रामीणों और पंचायत सरपंच को गौरैया के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में मौजूद वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गौरैया का मानव जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन अब यह विलुप्त होने के कगार पर है। हमें इसे बचाने के लिए आगे आने की जरूरत है। गौरैया दिवस के मौके पर हमारे द्वारा ग्रामीणों को यह संदेश दिया गया है कि जो गौरैया है पूर्व से ही हमारे मानव के जीवन में उसका महत्वपूर्ण योगदान है एवं वो विलुप्ति के कगार पर है। उसे बचाने हेतु प्रयास करने के लिए लोगों से आग्रह किया गया। ज़माने में क्या होता था कि पहाड़ों में हमारे जो मकान होते थे वो लकड़ी और पत्थरों से बने होते थे। आज सारे सीमेंट से बन रहे हैं और लकड़ी और पत्थरों के मकान में उनके वो रहने के लिए हम घोंसले बनाते थे। तो उन घोंसलों में उनके रहते थे और अंडे होते थे, बच्चे देते थे। तो आज उनको रहने के लिए और वो घर बसाने के लिए अपना स्थान नहीं मिल पा रहा है उचित। वर्ष 2008 से जो है गौरैया दिवस मनाया जा रहा है। तो गौरैया विलुप्त हो रही है, तो उसको बचाने के लिए मैं सभी ग्रामीणों से ये निवेदन करता हूँ कि अपने घरों के आसपास भले ही उन्होंने लेंटर वाले मकान बना दिए हैं, सीमेंट के मकान बनाए हों, तो उसमें जो है लकड़ी का घोंसला अवश्य बनाएं। मार्केट में भी आजकल घोंसले मिल रहे हैं, तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। और विशेषकर गर्मियों के टाइम पे छतों में मतलब जो है थोड़ा चारा डाल दें और उनके पानी पीने के लिए पानी रख दें, तो गौरैया को हम पुनः फिर बचा सकते हैं। रामनगर का जब से सरकारी अस्पताल पीपीपी मोड पर गया है तब से लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर ये चर्चाओं में है। इस अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाए जाने को लेकर कई संगठनों द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन किया जा चुका है। वहीं आपको यह भी बता दें कि रामनगर के सरकारी अस्पताल की लचर स्वास्थ्य सुविधा के चलते मरीज को या तो रेफर किया जाता है या फिर उपचार न मिलने के कारण कई मरीज दम तोड़ देते हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के सामने भी जनता के साथ कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी इस अस्पताल को पीपीपी मोड से हटाने की बात कही थी। देखिए 2020 में रामनगर का जो सरकारी अस्पताल था इसे सरकार द्वारा अपने फ़ायदे के लिए पीपीपी मोड पर दे दिया गया था और 2020 और 21 में कोविड की लहर आई थी। आपने देखा होगा उसमें यहाँ पे कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं थी, लचर स्वास्थ्य सेवाएं थी, जिस कारण कई लोगों ने अपनी जान से हाथ धोया। और लगातार शिकायतें मिलने के बाद हमने लगभग 10 या 15 धरने प्रदर्शन हमने यहाँ पे इस अस्पताल के बाहर कर दिए हैं आज तक, लेकिन सरकार के कानून में जू नहीं रेंग रही है। पीपीपी मोड पर दिया गया है, प्राइवेट इसे बना दिया गया है, बाउंसर तक यहाँ पर रखे गए हैं, जिसको लेकर हमने और भी संगठनों ने मांग की। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने स्वयं कहा था, जब कुपी बस हादसा हुआ था उन्होंने स्वयं कहा था कि इसे सारे अस्पतालों को पीपीपी मोड से, उत्तराखंड के जितने भी अस्पतालों ने पीपीपी मोड से हटाया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक सफ़ेद झूठ बोला था। आज पुनः मार्च में ये हटना था, पुनः ये जो है 3 माह के लिए बढ़ने जा रहा है, जिसको लेकर हमने आज यहाँ पे 24 घंटे का हमने अन्न जल त्याग रखा है। हम 24 घंटे तक ना पानी पियेंगे ना खाना खाएंगे। हमारे 4 साथी और मेरे यहाँ पे बैठे हुए हैं।
काशीपुर से खबर है, यहां पर राशन कार्डों के नियमितीकरण को लेकर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कार्यालय और उप जिलाधिकारी के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत धरना प्रदर्शन किया और विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि सफेद और गुलाबी कार्ड धारकों को विभागीय राहत नहीं मिली तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में बड़ी तादाद में एकत्रित हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतापपुर में लगाए गए एक टावर को लेकर परगना मजिस्ट्रेट को भी घेरा। हमारी गरीबी रेखा के नीचे जो आते हैं, गुलाबी और सफ़ेद राशन कार्ड पिछले 1.5 साल से पोर्टल बंद पड़ा है। हमारे ग्राम पंचायतें पूरे काशीपुर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं। उन बेचारों का अगर गुलाबी और राशन कार्ड बंद हो जाएगा, सफ़ेद राशन कार्ड बंद हो जाएगा तो उनको राशन कहाँ मिलेगा। आज यहाँ मैंने जो हल्ला बोल कार्यक्रम है, वो हल्ला बोल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि तत्काल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, उत्तराखंड सरकार से निवेदन करूँगा, खाद्य पूर्ति वालों से निवेदन करूँगी, तत्काल उनको 1 हफ्ते के अंदर वो अपना पोर्टल खोलें। अगर वो अपना पोर्टल नहीं खोलते हैं तो मेरा 2 दिवसीय धरना अगली बार इनके गेट के सामने होगा। अगर फिर भी नहीं खोलेंगे तो मेरा जो है अगली बार यहाँ पर मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। इनको तत्काल मैं इनसे निवेदन करूंगा, खाद्य पूर्ति कार्यालय वाले अधिकारियों से, कि तत्काल जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। लालकुआ नगर पंचायत के सीमा विस्तार की मांग को लेकर लोग लंबे समय से आवाज उठाते रहे हैं। इसके बावजूद आज तक लालकुआ नगर पंचायत का सीमा विस्तार नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि नगर पंचायत लालकुआ के अंतर्गत 7 वार्ड आते हैं, जबकि आसपास की कॉलोनी हैं जैसे राजीव नगर, बंगाली कॉलोनी, संजय नगर, बजरी कंपनी, हाथीखाना, खड्डी मोहल्ला आदि क्षेत्र आज भी नगर पंचायत की सीमा से सटे होने के बावजूद नगर पंचायत में शामिल नहीं हैं। ऐसे में नगर पंचायत द्वारा मिलने वाली सुविधाओं से ये क्षेत्र आज भी वंचित है। हम लोग लगातार कार्य कर रहे थे। विगत 2 वर्षों में उसको लेकर हमने काफी जो है प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ी है और हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्द लालकुआ नगर का जो है विस्तार करके इसको नगर। जसपुर में यूपी से लाकर बिना पंजीकरण के अल्ट्रासाउंड मशीन चलाना एक लैब संचालक को भारी पड़ गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक ने एसडीएम और पुलिस प्रशासन को बुलाकर मशीन को सील कर पुलिस को सौंप दिया। मामले की रिपोर्ट बनाकर पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों को भेज दिया गया। पुलिस ने लैब संचालक को हिरासत में ले लिया है। कार्रवाई की गई है और ये जो खुशी पैथोलॉजी लैब है, इसमें सूचना थी कि व्यक्तियों द्वारा यहाँ पे अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं और कभी कभी आकर के इस तरीके से किए जा रहे हैं। और ये भी सूचना थी कि इनके पास जो मशीन है वो रजिस्टर्ड नहीं है इनके नाम पे। तो इसी क्रम में ये ऑब्जर्वेशन आज किया गया है सीएमएस साहब के द्वारा। बाद में हम लोग भी इसमें आए हैं और यहाँ से एक मशीन बरामद हुई है। हालांकि जो लोग ऑपरेट करते थे इस मशीन को वो तो फरार हो गए थे, लेकिन यहाँ से एक मशीन बरामद हुई है जिसको सील कर लिया गया है। नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है वो की गई है। हम लोग अस्पताल में ही बैठे थे तो बाहर जा ही रहे थे रूटीन उसको एक चेकअप पे, तो अस्पताल के गेट से जैसे बाहर निकले तो उधर साइड में एक हलचल सी देखी। तो हम लोग अपने स्टाफ के साथ खुशी पैथोलॉजी लैब को चेक करने चले गए। तो वहाँ पर अंदर हमें उसके संचालक कोमल सिंह मिले, वो एक्सरे रूम में बैठे थे। उनके बगल वाले रूम में कोई 2-3 लोग निकल कर आए। तो हमें कुछ संदेह हुआ तो हमने वो खोल कर देखा तो अंदर एक अल्ट्रासाउंड की मशीन रखी। तो उसी को फिर संदर्भ में हमने जिलाधिकारी से बात की तो उप जिलाधिकारी महोदय ने के निर्देश पर उसमें आगे की कार्यवाही की गई। और इन सभी खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।